हाँ बेटा, अगली जो अब रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, चौथा प्रकार हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में चौथा प्रकार इंपॉर्टेंट है और ये आता रहता है वैसे धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, और धातुओं से अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सोडियम धातु के साथ, फिर लिथियम धातु के साथ, फिर मैग्नीशियम धातु के साथ, फिर जिंक धातु के साथ और फिर लेड धातु के साथ, मतलब 4-5 रिएक्शंस हैं आप लोग कराओगे। तो सबसे पहली रिएक्शन से बेटा आप लोगों की सबसे फर्स्ट नंबर Na धातु से, Na धातु से, Na धातु का मतलब सोडियम धातु से, और अभिक्रिया का नाम है बेटा वुर्टज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुर्टज अभिक्रिया। ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जितनी भी नेम्ड रिएक्शन आए उनका अलग ही बना लेना। मेन बात है कि 95% जो रिएक्शन पूछी जाती है वो नेम्ड रिएक्शन ही पूछी जाती है, सामान्य नहीं। तो ये किताब के अंदर तो बहुत सारे रिएक्शन है, पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम धातु से तो वुर्टज अभिक्रिया, तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग एल्किल हैलाइड के 2 अणु लोगे और जिनके अंदर क्या होगा, समान कार्बन परमाणु हो। एल्किल हैलाइड के 2 अणु लोगे जिनके अंदर समान कार्बन परमाणु हो, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर या ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो उस एल्किल हैलाइड से दुगनी कार्बन संख्या का क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्केन प्राप्त होता है। इसे बोलोगे वुर्टज अभिक्रिया। ध्यान रखना कि समान कार्बन का होना चाहिए। मतलब CH3, CH2 और Cl, इतनी संख्या का वापस लिख देता हूँ, CH3, CH2 और ये Cl। अब अलग अलग, अब तुम्हारे मन में आती सब अलग अलग क्यों नहीं ले रहे, तो वो तो अब अगले उसमें बात करेंगे। अपन ने क्या ले लिया बेटा? 2Na। 2Na क्यों ले रहे? क्यों यहाँ पर 2 Na और दोनों Cl, 2 NaCl बाहर निकालोगे और यहाँ पर ड्राई ईथर या फिर आप लिख देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। अब देख ले, 2 और 2 4 कार्बन का बनाना है, 2 कर लिया, 2 कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या बनाओगे उत्पाद के रूप में? CH3, CH2 और ये CH3, तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा बेटा? आपका उत्पाद बनेगा बेटा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। तो ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड से दुगनी कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। इसे वुर्टज अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वुर्टज। अब आप लोगों को बोला कि साहब अलग अलग ले तो देखो बेटा, सोडियम धातु से तो है, लेकिन वुर्टज अभिक्रिया की बात करो तो समान कार्बन लेना। समान, यदि आपने डिफरेंट ले लिया तो मामला गलत है। जैसे अब डिफरेंट ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं, तो इसका नाम वुर्टज अभिक्रिया नहीं है। अब इसका नाम वुर्टज अभिक्रिया आप लोग नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम धातु से, अब सोडियम धातु से सेकंड रिएक्शन होगी हमारी। अब सेकंड रिएक्शन का मतलब मैं CH3Cl ले रहा हूँ, क्या नाम है? क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, और एक आपने ले लिया बेटा CH3CH2Cl ले लिया। साहब डिफरेंट है, 1 कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है। तो ये नहीं कि साहब मैंने बोला दुगनी कार्बन संख्या का, अरे दुगनी करे तो दुगनी तो बढ़ ही नहीं रहा है इसके अंदर। 1 इसमें है तो 2 का बढ़ना चाहिए, और 2 इसमें है तो 4 का बढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा बेटा? एल्केन का मिश्रण प्लस यहाँ पर अपन कराएंगे वही 2Na और वही शुष्क ईथर की उपस्थिति कराना। उपस्थिति कराओगे, देखो बेटा यहाँ पर 2Na और ये बाहर निकाला, 2 NaCl बाहर निकाल दिया। क्या निकाला? अब देखो इसमें क्या करना है, आपको 1 कार्बन का बनाना है, 2 कार्बन का एल्केन बनाना है, और दोनों को जोड़ के 3 कार्बन का बनाना है। तो यहाँ पर एल्केन का मिश्रण, मोटी सी बात समझ में आई होगी। 1 कार्बन का है बेटा, तो 1 कार्बन का एल्केन क्या नाम होगा? मैथिन। कितने कार्बन बेटा? 2। क्या नाम होगा? एथिन। दोनों को जोड़ोगे 3 हो गए तो प्रोपेन। तो यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होगा CH4 का, CH3 का प्लस CH3, CH2 और CH3। लेकिन ध्यान रखना, इस अभिक्रिया का नाम वुर्टज अभिक्रिया नहीं है। वुर्टज अभिक्रिया का सिस्टम है दुगनी कार्बन संख्या का एल्केन प्राप्त होना चाहिए। तो आपकी किताब में दिया हुआ है RR के हिसाब से, RX प्लस R' का ये एग्जाम्पल है। तो उत्पाद के रूप में देखो वही सोडियम धातु, पहला आपने R बनाया है बेटा, पहले तो RR बना लो, फिर आप लोग R' बना लो। समझ में? इस सिस्टम आप लोग अलग अलग बना सकते हो, कोई आपत्ति, लेकिन अलग अलग बनेगा एल्केन का। जैसे 5 कार्बन ऊपर और 3 कार्बन नीचे, पहले शुरू में तो 5 कार्बन का पेंटेन बना दो। फिर जैसे मैं बता देता हूँ वापस तुमको, देखो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फिर मैं बता देता हूँ भिन्न भिन्न संख्या का यदि एल्किल हैलाइड है कार्बन संख्या का तो उसको वोल्टेज अभिक्रिया नाम मत देना। एक कार्बन दूसरा सॉरी CH3 CH2 और Cl ले लेते हैं प्लस CH3 CH2 और Cl प्लस 2Na। सुनो बेटा अब यहाँ सब कुछ बना देना आप। यहाँ मेथिन भी सबसे पहले तो समझ में आओगे कि 1 2 3 कार्बन का तो प्रोपेन बना दो, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 को जोड़ो 7 कार्बन का हेप्टेन बना दो। अब हेप्टेन से नीचे के सब बनते हैं इसके अंदर, हेक्सेन भी बनेगा, पेंटेन भी बनेगा, ब्यूटेन हमने बना ही दिया, इसमें प्रोपेन हमने बना ही दिया, एथेन भी बनेगा और इसके अंदर मेथेन भी बनेगा। तो 1 से लेकर लास्ट तक पूरे 7 उत्पाद आप लोग यहाँ बना हुए। अब या नहीं सब ये ज़्यादा है कि ये कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन ध्यान रखना कि यदि भिन्न भिन्न ले रहे हो तो उसको आप लोग वोल्टेज अभिक्रिया नहीं कह सकते। कहने का यहाँ उत्पाद कितने बन गए, 7 उत्पाद बना लें आपको, ठीक है। यहाँ मेथेन से लेकर हेप्टेन तक के बनाओगे। अब एक बात और बेटा, सोडियम धातु के साथ ही अभिक्रिया है। मैं आप लोगों को यही बता दूं क्योंकि आप जब हेलोएरिन पढ़ोगे, हेलोएरिन की यदि आप लोग सोडियम धातु को तो एक कहते बेटा वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया का नाम है फिटिक अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया का मतलब है कि अगला जो मैं बोल रहा हूँ सोडियम धातु से ही वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। ये क्या है कि हेलोएरिन जब हम पढ़ेंगे, हेलोएरिन पढ़ेंगे तो वहाँ आएगी। कहने का मतलब है कि जब आप लोग क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन लिया प्लस आप लोगों ने एल्किल क्लोराइड लिया प्लस यहाँ पर 2Na ले लिया, वही सोडियम धातु है और उपस्थिति किसकी है बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। शुष्क ईथर की उपस्थिति है तो यहाँ पर देखो बेटा एक Cl दूसरा Cl और ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मेथिल बेंजीन का निर्माण कराना है। तो इस अभिक्रिया का नाम है बेटा कौन सी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम होगा वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। ये तो दूसरा प्रकार। एक अभिक्रिया और है जिसका नाम केवल फिटिक अभिक्रिया है। कौन सा नाम है, केवल फिटिक अभिक्रिया। फिटिक में क्या करना है, केवल फिटिक अभिक्रिया। और फिटिक अभिक्रिया के अंदर क्या करना है, 2 क्लोरोबेंजीन ले लेना। अब 2 क्लोरोबेंजीन ले रहे हो तो यहाँ पर अपन ने 2 अणु ले लो, देखो ये 2 और ये Cl प्लस 2Na के साथ अभिक्रिया कराओगे, वही शुष्क ईथर है। अब 2 बल्ले को आप लोग जोड़ देना, ऊपर नीचे करो या फिर यहाँ से यहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। डाईफेनिल या फिर बाईफेनिल प्लस 2NaCl और प्लस यहाँ पर भी क्या निकाल दोगे 2NaCl और प्लस यहाँ पर भी क्या निकाल दोगे 2NaCl। तो इस अभिक्रिया को जब समान एल्किल समूह ले रहे हो, एल्किल हैलाइड वोल्टेज अभिक्रिया, एक एल्किल क्लोराइड जो ले रहे हो, एक हेलोएरिन ले रहे हो, तो इन दोनों का मध्य है तो उसका नाम है वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। और दोनों के हेलो बेंजीन ले रहे हो तो उसकी सोडियम धातु से करा रहे हो तो उसका नाम होगा बेटा फिटिक अभिक्रिया। तो वो ये आएंगी, लेकिन हेलोएरिन में आएगी तो मैं आपको यही बता देता हूँ। ये 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है, वोल्टेज फिटिक और फिटिक अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया बेटा आपकी कंप्लीट हुई, इसका सोडियम धातु के साथ। अगली जो धातु है, अगली धातु अपन ले लेते हैं लिथियम धातु के साथ, Li धातु से, लिथियम धातु से। तो एक कार्ब धात्विक यौगिक बनेगा, सीधा सच बोलेंगे बेटा CH3 CH2Br प्लस आप लोग अभिक्रिया कराओगे Li के साथ। Li2 ले लें या 2Li ले लें, कोई Li2 की नहीं बना। तो यहाँ पर बेटा क्या उत्पाद बनाओगे, वही शुष्क ईथर। सब में शुष्क ईथर ध्यान रखना, मुख्य रूप से यही होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। CH3 CH2 Li प्लस LiBr, नाम क्या हो गया, एथिल लिथियम। अर्थात ये एक कार्ब धात्विक अर्थात मेटेलिक यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक है जिसका नाम एल्किल लिथियम या एथिल लिथियम रहेगा। इस प्रकार से आप लोग अभिक्रिया करा देना। तो ये है बेटा सोडियम धातु के सॉरी लिथियम धातु के साथ क्रिया। अब नंबर 3, सीधा बात है, ध्यान रख लेना कि जब आप लोग एल्किल ब्रोमाइड लो, क्लोराइड लो की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराते हो तो एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अगली नेक्स्ट अभिक्रिया Zn धातु से, जिंक धातु से, Zn धातु से नंबर 3। और नंबर 3 और है मेरा फंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण। किसका निर्माण,
फ्रंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण। और फ्रंकलैंड अभिकर्मक क्या है? सबसे पहली बात है यहाँ अभिक्रिया कराओगे आप लोग बेटा CH3 CH2 Br के 2 अणु लेना, 2 अणु लोगे और जिंक ले लेना। Zn की संयोजकता होती है बेटा 2 +2 में होता है, 2 ले लेना। यहाँ पे ये 2 ले, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये भी आपने 2 लिया, यहाँ से Zn ले लेना। कितने Zn लिए अपन ने? 2 और 2 Br ले लिया, तो ZnBr2 बाहर निकल गया। अपने पास 2 तो एथिल समूह बच गए और 2 Zn बच गए, कहने के बाद 1 Zn। तो यहाँ पर आपको यौगिक बनेगा, वही शुष्क ईथर लेना बेटा। क्या ले रहे हो? शुष्क ईथर मुख्य रूप से चलेगा सब में, जितने भी रिएक्शन हो रही है ईथर शुष्क ईथर वही बात। तो CH3 CH2 Zn और CH2 CH3 प्लस ZnBr2 जो भी लगाओ दो, तो ये बनेगा बेटा वाला डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक है तो इसका नाम है फ्रंकलैंड अभिकर्मक। क्या नाम है? तो ये है बेटा जिंक धातु। जब आप लोग एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हो तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को जो अभिकर्मक है उसका नाम है फ्रंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, तो उसको उतार लेना, कर लेना। नाम आप लोग IUPAC से जरूर लिखना, इसका नाम ब्रोमो एथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड, जो भी आप IUPAC लिखो या फिर सामान्य, लेकिन नाम लिखना अनिवार्य है। और जब तक नाम नहीं लिखोगे तब तक थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा Mg धातु से। Mg मतलब मैग्नीशियम धातु से। और बेटा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है, और आप लोग एल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, इसका नाम है गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, और गिरन्यार नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी 1900 में, और इनको यहाँ से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है गिरन्यार अभिकर्मक। तो गिरन्यार अभिकर्मक कैसे बनाओगे? जब आप लोग एल्किल ब्रोमाइड लोगों की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हो, वही आप लोग शुष्क ईथर, क्या होगा बेटा? ड्राई ईथर लोगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इसे बोलोगे बेटा गिरन्यार अभिकर्मक। क्या बोलोगे इसे? गिरन्यार CH3MgBr गिरन्यार अभिकर्मक। अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि इनके मतलब एल्किल समूह और मैग्नीशियम के मध्य कौन सा बंध है? सहसंयोजक है या आयनिक है? और यहाँ पर Mg और Br के मध्य कौन सा बंध है? ध्यान रखना, ये वाला जो बंध होता है वो होता है बेटा सहसंयोजक। कौन सा? सहसंयोजक। और ये वाला जो बंध दिखाई दे रहा है वो बंध होता है बेटा आयनिक। कौन सा बंध होगा? आयनिक। तो ये जो यौगिक बना है नाम होगा इसका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यदि आप लोग इसकी अभिक्रिया हेलोएरिन के साथ कराओ, हेलोएरिन का मतलब आपने क्या ले लिया? ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम धातु और वही शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो C6H5MgBr। C6H5MgBr जिसको आप लोग बोलोगे एरोमेटिक गिरन्यार अभिकर्मक। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये एरोमेटिक है। और ये कौन सा है बेटा? एलिफेटिक। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये बंध ध्यान रखना कि यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य सहसंयोजक बंध, और इनके मध्य कौन सा होता है बेटा? आयनिक बंध। दूसरी बात कि गिरन्यार अभिकर्मक का प्रश्न इसके अंदर बढ़ता है कि बेटा गिरन्यार अभिकर्मक का जो विरचन है, विरचन मतलब प्रिपरेशन, गिरन्यार अभिकर्मक का जो विरचन है हमेशा शुष्क माध्यम में क्यों किया जाता है? अब बात है शुष्क माध्यम का मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं हो। तो प्रश्न बढ़ता है, इसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, लिख सकते हो आप, नोट कर सकते हो कि गिरन्यार अभिकर्मक का विरचन शुष्क माध्यम में क्यों किया जाता है? तो गिरन्यार अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, अपने यहाँ बना दिया CH3MgBr, जिसका नाम है मेथिल, जिसका नाम क्या होगा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो नाम है, और इसको सामान्य नाम क्या बोलोगे? इसका पूरा है नाम गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार अभिकर्मक इतना क्रियाशील यौगिक है कि यहाँ पर यदि आप लोग शुष्क माध्यम में नहीं करा रहे और वहाँ पर थोड़ी भी कोई नमी है, नमी का मतलब क्या हुआ बेटा? HOH, अपने नमी है ये। अब HOH है तो इंपॉर्टेंट यौगिक कि यहाँ पर ये तुरंत क्रिया करेगा, क्या करेगा? एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा, या CH4 प्लस Mg और ये आपका Br और ये बेटा OH। मतलब जितने भी प्रोटॉन देने वाले यौगिक है ना दुनिया के, सब गिरन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बना लेंगे।
मतलब आप सवाल ये हो गया कि गिरनार अभिकर्मक का जो विरचन है शुष्क माध्यम में इसलिए कराते हैं क्योंकि जल से एक H परमाणु एल्किल समूह के साथ क्रिया करके एल्केन बना लेता है, इसीलिए इसका विरचन शुष्क माध्यम में किया जाता है। इसलिए बोले शुष्क ईथर। क्यों बोला? शुष्क ईथर की उपस्थिति इसलिए बोले, जितनी भी धातु है, सोडियम धातु है, पानी डाल दिया आग लग जाएगी, इसलिए शुष्क ईथर इस्तेमाल किया जाता है। तभी तो कर रहे हैं, वो सब ध्यान नहीं रहे, ध्यान अपना रहे, क्योंकि ये सबकी सब सक्रिय धातु होती है। और सक्रिय धातु लिथियम है, लिथियम भी सक्रिय धातु है। और यदि अपन ने यहाँ जल वल मिला दिया तो रिएक्शन ही उल्टी हो जाएगी वो। तो अगली अभिक्रिया जो है आपकी कौन सी होगी? अगला है बेटा TeL। TeL का मतलब होता है टेट्रा एथिल लेड का निर्माण, जहाँ पर सोडियम और लेड जो मिश्र धातु है उसकी क्रिया आप लोग एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे। एल्किल हैलाइड के अंदर आप लोग कौन लेनी है? CH3CH2Br। इसके आपको 4 अणु ले लेने हैं। Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको Pb.Na लेना है, अर्थात ये एक लेड सोडियम मिश्र धातु है। आप लोगों को 4 लेना है, क्योंकि अपन 4 क्यों बोल रहे हैं? टेट्रा एथिल बोल रहे हैं, तो यार 4 तो चाहिए हमको, तो हमने 4 लगा दिए। 4 लगा दिए, वही शुष्क ईथर। ठीक है बेटा, वही शुष्क ईथर लोगे आप लोग। जब शुष्क ईथर लोगे तो देखो यहाँ पर आपका CH3CH2 का तो होल 4 कर दो, क्या हो गया? टेट्रा एथिल। और लेड बोल रहा है तो Pb, तो इसका नाम है TeL, टेट्रा एथिल लेड। और टेट्रा एथिल लेड एक अपविस्फोटक पदार्थ है, जो नॉकिंग कहने का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या होती है ऑक्टेन नंबर, और ऑक्टेन नंबर इसी के आधार पर होगा। पेट्रोल डीजल में आजकल इस्तेमाल नहीं करते, अपन कहते हैं कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं सीसा रहित पेट्रोल, पहले आता था मामला, अब नहीं आता है। तो यहाँ प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं करते। प्लस आप लोगों का जो बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है? 4 NaBr बाहर निकाल देना, प्लस 3 Pb बाहर निकाल देना। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आप लोगों की, जब आप लोग एल्किल ब्रोमाइड अर्थात एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड और सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हो उसकी ईथर की उपस्थिति में, तो C2H5 का होल 4 Pb टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। इसका उपयोग किया जाता था पहले अपविस्फोटक पदार्थ के रूप में। तो बेटा ये आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया कंप्लीट हुई, अर्थात कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपका हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ। और हेलो एल्केन कंप्लीट होने के बाद जो अगला है आपका डाई हेलो एल्केन, जैसे आपको जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया था तो जैम डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड 2 ही बताई थी मैंने, तीसरी नहीं बताया था, जिसका नाम है अल्फा ओमेगा हेलाइड, जिसको आप लोगों को जब मैंने IUPAC पढ़ाई थी तो उस टाइम ज़रूर बताया था। पॉलीमेथिलीन हेलाइड के हिसाब से उसका नामकरण आप लोगों ने एक एल्किलिडीन का किया था और एक एल्कानाइल का किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा लेक्चर नंबर 21, और वो होगा बेटा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, धन्यवाद।